बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर एक दो ईयर उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। 8 क्वेश्चन अगर बन गए किसी के तो वो तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा कि मैं अब सीधा आईएएस का तैयारी करूँगा इस टाइप से। 2026 के लिए क्या स्ट्रेटजी उनके लिए होगी? उसके वजह से 1/3 का जो नेगेटिव रहता है सर, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। 4 से 5 महीना है, उसके लिए क्या सीक्रेट है आपकी तरफ से? बच्चों की गाइडेंस क्या रहेगी, किस तरीके से पढ़ाई करें? कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एसएससी लिखा और पहली बार में मेरा निकला, ऐसा नहीं है। अपने गलतियों को नोट डाउन करो, उस पर वर्क करो, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करो, सिली मिस्टेक्स इंप्रूव करो। ये टेस्ट सीरीज में आपको इंप्रूव करना है। कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट है? कंसिस्टेंसी इज द की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल पॉडकास्ट पर। मेरे दोस्त, आज ये पॉडकास्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं रितेश राज, जो एसएससी जेईई 2024 में 11 रैंक हासिल किए हैं। आज हम रितेश से जानने वाले हैं कि इनका क्या सीक्रेट स्ट्रेटजी थी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये टाइम टेबल कैसे सेट किए थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, ये सारे पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं। और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वागत है रितेश। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हो भाई? सर, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अड्डा 247 जो इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर मुझे आपने बुलाया एंड बच्चों को गाइडेंस देने के लिए। एंड मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने स्ट्रगल किया है एंड मेरे अंदर काफ़ी सारी बैरियर्स थी, मन की बैरियर्स थी वो, एंड कैसे मैंने उसे ओवरकम करके इस एग्ज़ाम को निकाला। एंड मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे हैं अभी जो तैयारी कर रहे हैं वो सेम चीज़ फेस करें, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि उनको मेंटरशिप या गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो अड्डा 247 ने जो ये पॉडकास्ट अरेंज किया है, ये पॉडकास्ट उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपने प्रिपरेशन में और प्रिपरेशन जर्नी में। सो थैंक यू सर। थैंक यू रितेश, आप बच्चों के लिए इतना सोचे यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो रितेश, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जर्नी कैसी थी? सर, जर्नी तो जैसे अगर जर्नी में उछाव चढ़ाव ना हो तो वो जर्नी नहीं होती। बहुत सारे अप्स डाउन थे। कभी ऐसा मोमेंट भी रहा मेरे प्रिपरेशन जर्नी में जब मुझे लगा कि नहीं, छोड़ देना चाहिए तैयारी, क्योंकि मैं पहले से जॉब कर रहा था 2022 वाले एसएससी से CWPRS में। तो मुझे ऐसा भी कभी कभी फील होता था कि यार सेम जॉब तो है यहाँ पे, मतलब सेम सैलरी है इस डिपार्टमेंट में भी, उस डिपार्टमेंट में भी, क्यों जाना है। फिर जो मेरा वाई था, मतलब जो रीज़न था जाने का, वो क्लियर आउट था कि एक्चुअली वो उस जॉब में मैं पुणे में था। इस जॉब में मुझे होम टाउन मिलने का चांसेस था। एंड बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, आपको अपने फैमिली के पास रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं एडजस्ट कर सकता हूँ नए शहर में, लेकिन मेरे मम्मी पापा जो है वो नए शहर में एडजस्ट करें ना करें वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो इसलिए ये सबसे बड़ा रीज़न था सर मेरे लिए। सो इस वजह से मैं अपना प्रिपरेशन जर्नी कंटिन्यू किया, थ्रू आउट पढ़ते रहा, एंड एक तरीके से ये मोटिवेशन का काम किया मेरे लिए। बिल्कुल, मतलब ये बहुत बड़ी बात थी कि आप जॉब करने के साथ साथ दोबारा एसएससी जेईई क्रैक किए। तो अगर मैं आपसे रितेश एक चीज़ बात करूं, बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर एक दो ईयर उनका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखते थे, या बच्चों को क्या गाइडेंस रहेगी आपकी तरफ से? सर, डीमोटिवेशन तो एक पार्ट ऑफ जर्नी है। अगर बच्चा डीमोटिवेट नहीं हो रहा है तो उसके तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, या फिर जिनसे वो पढ़ रहा है वो उसे गलत गाइड कर रहा है। क्योंकि प्रिपरेशन जर्नी है, ऐसा नहीं है अगर बच्चा 10 क्वेश्चन बना रहा है, 8 क्वेश्चन अगर बन गए किसी के तो वो तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा कि मैं अब सीधा आईएएस का तैयारी करूँगा इस टाइप से। लेकिन अगर लगातार उससे 5 क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो जो नर्वसनेस आता है, सेल्फ डाउट आता है उसके अंदर, तो उस चीज़ को भी टैकल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो, जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। एंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बस एक ही तरीका है, आप किताब पढ़ो, ठीक है। जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग की हो, मैकेनिकल की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, आप ज़रूर पढ़ो। अगर आप पढ़ोगे, अगर आप कॉलेज में हो तब तो मैं मतलब बोलना चाहूँगा कि आप पक्का पढ़ो इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ आपको अभी नहीं, आप जॉब पे जाओगे वहाँ भी आपको हेल्प करने वाली है। उसके बाद अगर आपकी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, आप क्वेश्चन लगाने बैठोगे, वो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो क्लिक होंगे वहाँ पर। अगर नहीं क्लिक हो रहा है तो आप वापस जाओ रिवाइज़ करने के लिए, वापस से जाकर क्वेश्चन लगाओ, एंड ऐसे आप देखते जाओगे कि आप धीरे धीरे स्लोली आप प्रोग्रेस करते जा रहे हो, एंड एक ना एक दिन आप क्लियर आउट कर ही जाओगे इस एग्ज़ाम को। अच्छा रितेश, यहाँ पर जैसे मैं पूछूं आपसे कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी जेईई 2025 अभी दिए हुए हैं, उनका प्री निकल जाएगा,
उनको ऐसा लगता है कि उनका प्री निकल जाएगा। तो CBT 2 के लिए क्या तैयारी करना है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो न्यू लर्नर हैं, या वो बच्चे 2025 में कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स से रह गए, 2026 के लिए क्या स्ट्रेटजी उनके लिए होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले वाला क्वेश्चन बताइए। जी सर, जैसे मैंने भी SSC 3 बार दिया है। मैंने 22 का दिया था, तो 22 में तो जो मेंस होती थी वो सब्जेक्टिव होती थी, वो आंसर राइटिंग होता था। उसके बाद 23 के बाद SSC ने जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो चेंज किया एंड ऑब्जेक्टिव लेकर आया उन्होंने। एंड इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं CBT 2 में, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है। एंड उस 2 घंटे के समय में सर 100 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। एंड उसके बाद एक चीज़ और है, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/3 रहती है। हाँ, मेंस में जो CBT 2 है। तो इसके वजह से होता क्या है ना सर, जैसे मैं 2023 का भी लिखा था, तो उसमें मैं इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया। उसमें मेरे 253 नंबर कुछ आए थे मेंस में। एंड वहाँ पर मैंने नेगेटिव बहुत ज़्यादा कर दिया था। एंड उसके वजह से 1/3 का जो नेगेटिव रहता है सर, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, तो वो 4 नंबर आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो रहता है वो 3 नंबर का रहता है। तो आप अगर एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आप अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करो। एक्यूरेसी पे वर्क करने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ। एंड टेस्ट में तुक्का लगाने वाली आदत अब छोड़ दो। 1/3 नेगेटिव है, छोड़ दो, क्योंकि CBT 1 में 1/4 रहती है। हाँ। तो उसमें आप तुक्का लगाओगे तो एक परसेंटेज रहता है कि आप पॉसिबिलिटीज 25% है कि हाँ हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी और घट जाती है। तो ये तुक्के वाली जो पॉसिबिलिटी है उससे तो आप क्लियर आउट कर दो कि ये करना ही नहीं है। उसके बाद जो सर सेकंड स्टेप मैं बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। अभी ये TCS से एडुक्वेटी पे शिफ्ट हो गया है। CBT 2 CBT SSC के जो पेपर रहते हैं। एंड इसके वजह से सर जो पेपर 1 में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल एंड काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे गए। तो इसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप गेट का 1 लाइनर क्वेश्चन, ESE का 1 लाइनर क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को देख कर जाओ। एंड उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, पूछा जा रहा है। एंड आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। आपको अपना 100% बेस्ट देना है। एंड और इसके अलावा बस यही ऐड करूँगा कि आप रिवाइज अच्छे से करो। अपने तरफ से आपका जो इंटेंट है वहाँ पे आप ट्रू रहो। अपने तरफ से बेईमानी मत करो। आप अगर अपने तरफ से बेईमानी करोगे तो पेपर आपके साथ बेईमानी करेगी। बिल्कुल सही है रितेश, आपने बहुत अच्छे बात बताया। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो SSC JEE 2025 वाला एग्जाम दे ना, उनको ऐसा फील हो रहा है कि इस बार निकल जाएगा। तो रितेश ने बहुत अच्छी बात बताई, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जहाँ पर आप वीक कर रहे होंगे, उनको स्ट्रॉन्ग करो। जितना हो सकता है टेस्ट सीरीज लगाइए और वो टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करिए। जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट का एनालिसिस करिए और उससे क्रॉस क्वेश्चन करिए कि क्यों आपने गलत हुआ। बहुत जगह सिली मिस्टेक होंगे, बहुत जगह ऐसे होगा कि 4 दूनी 8 होता है, 4 3 12 हो जाता है, ऑटोमेटिक ऐसे गलतियां हो जाती हैं, उसको कम करिए। और फिर इसके बाद आपका CBT 2 1 से 2 महीने में हो जाएगा। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, जो बच्चे काफ़ी न्यू लर्नर हैं या 2025 में उनका प्री नहीं हुआ, 2026 वाला चूँकि नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है, मई में उनका पेपर है, मई और जून में 4 से 5 महीना है, उसके लिए क्या सीक्रेट है आपकी तरफ से? बच्चों की गाइडेंस क्या रहेगी, किस तरीके से पढ़ाई करें कि उनका पहले अटेम्प्ट में ही आपके जैसे रैंक मिल सके? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो नर्वस नहीं होना है कि एग्ज़ाम में नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ SSC लिखा और पहली बार में मेरा निकला, ऐसा नहीं है। मैं डिप्लोमा किया था 2020 में। उसके बाद फिर मैंने जस्ट BTech में एडमिशन ले लिया। तो लगातार थ्रू आउट मैं एग्ज़ाम लिखता रहता था, जो भी गवर्नमेंट वाले आते थे। वो तो लकली मेरा BTech कंप्लीट होने वाला था तो मेरा जॉब लग गया SSC 2022 वाले में। तो नर्वस नहीं होना, इस प्रिपरेशन जर्नी में आप करते रहो। एंड आपका जो इंडिकेशन है कि आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है, वो आपको इंस्टिंक्ट से पता चल जाएगा। अगर आपका कट ऑफ से 10 नंबर पीछे है, 10 या 15 नंबर पीछे रह जा रहे हो कट ऑफ से, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हुई है। वो जो सिली मिस्टेक्स है एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन है, कुछ टॉपिक्स जो आप का वीक है, उन चीज़ों पर आपको वर्कआउट करना है। एंड यहाँ पर अगर आप वर्कआउट करोगे तो आप प्रॉपरली सिलेक्शन ले लोगे। एंड जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, वो तो बेसिकली अगर आप लोग कॉलेज में हो तो यार बुक्स पढ़ो, वहाँ से जो कॉन्सेप्ट मिलती है वही टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप पास आउट हो गए हो तो यार देखो, बुक्स पढ़ने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बेटर होगा आप एक मेंटरशिप
या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कोर्स ले लो एंड वहाँ से आप पढ़ाई करो बहुत अच्छे तरीके से एंड टाइमली आपकी सिलेबस कंप्लीशन होगी एंड वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जम कर, ठीक है। जितने क्योंकि आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन ही बनाना है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है एंड अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन थ्रू आउट सो आपकी जो मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी एंड ये चीज़ आप करते रहो। उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जा रहा है तो फिर आप टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट करो एंड उसके बाद जो सर ने बोला कि अपने गलतियों को नोट डाउन करो, उस पर वर्क करो, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करो, सिली मिस्टेक्स इंप्रूव करो, ये टेस्ट सीरीज़ में आपको इंप्रूव करना है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, कभी कभार ऐसा होता है रितेश की टेस्ट सीरीज़ में नंबर बहुत कम आ रहे होते हैं और बहुत बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मैं अपने आप में टूट सा जाता है, उसके लिए क्या आपके पास कोई दवा है? सर एक्चुअली जो आजकल के इंस्टीट्यूट हैं सर वो टेस्ट सीरीज भी प्रॉपरली नहीं बनाते, एग्ज़ाम सेंट्रिक नहीं बनाते हैं। कुछ रहता है कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम है उसमें गेट का क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, गेट और ईएससी का टफ वाला क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, ऐसा टॉपिक से पूछ दे रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो पीएन जंक्शन थ्योरी मतलब इससे क्वेश्चन पूछ दे रहे थे लोग टेस्ट सीरीज़ में। अब मैं जाकर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने गया लेकिन एग्ज़ाम देने गया तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं उसका फंसा, तो एक तरीके से वो टाइम वेस्ट हो गया वहाँ पर। तो एक्चुअली आप जो टेस्ट दे रहे हो वो भी मैटर करता है कि आपके एग्ज़ाम सेंट्रिक वो है या नहीं। तो टेस्ट सीरीज़ से आप डिमोटिवेट मत हो। सबसे बेस्ट तरीका है सर, अगर खुद को एग्जामिन करना है तो आप PYQ मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का जो टेस्ट है उसको आप अटेम्प्ट करो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आप कितने अच्छे से प्रिपेयर किए हो। अच्छा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? बहुत बच्चों को ऐसा डाउट होता है कि सर अगर मैं इतने घंटे पढ़ लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। सर घंटा तो मतलब घंटा ही है जैसे एक्चुअली घंटा बिल्कुल मैटर नहीं करता सर, आपके अंदर की चाहत क्या है, आपके अंदर का मतलब रीजन क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट है? कंसिस्टेंसी इज़ द की। विदाउट कंसिस्टेंसी कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं घंटा बोल दूँ तो आप 10 घंटा बोल सकता हूँ, आप एक दिन पढ़े उसके बाद फिर 10वें दिन जाकर पढ़ रहे हो 10 घंटा, तो फिर वो मैटर नहीं करता। आप रेगुलर पढ़ो, 4 ही घंटे पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, कंटिन्यूसली पढ़ो एंड वो 4 घंटे जो हैं उसमें एफिशिएंसी आपकी 90% रहे, बस इससे आप मतलब आराम इजीली क्रैक कर सकते हो एग्जाम। रिवीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? विदाउट रिवीजन कुछ नहीं हो सकता सर। जैसे इंसानी दिमाग जो है ना, एक मतलब भूलने की जो कैपेसिटी है हमारी बहुत ज़्यादा है कि। लेकिन ये तो अच्छा है ना, भूलने की अगर प्रवृत्ति है तभी तो हम नई नई चीज़ें सीख पाएंगे। n नंबर ऑफ टाइम हमको पढ़ना भी पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम लोग जितना भूल रहे हैं अगर उस चीज़ को दिमाग में रखना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैं अभी रैंक निकाल कर आया हूँ, काफ़ी दिन से मैंने पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है, जो भी मैं मतलब एग्ज़ाम दिया था वो अभी तक मेरे दिमाग में, मैं बहुत सारा चीज़ भूल चुका हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मैं रिवाइज़ करने जाऊँगा 2-3 बार रिवाइज़ करूँगा फ्रेश हो जाएगा वो। तो रिवीजन करते रहना है, विदाउट रिवीजन आप नहीं क्रैक कर सकते किसी भी एग्ज़ाम को। अच्छा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं रितेश? आपने किस तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाए थे? आपने अपनी प्रॉपर नोट्स भी बनाया था, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाया था, क्या किया था आपने? सर शॉर्ट नोट्स पे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था एंड अभी भी बता रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसमें जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं या फिर जो क्वेश्चन आपने गलती कर दिए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप एक कॉपी लो, उसमें नोट डाउन करना शुरू करो। क्वेश्चन को पूरा नोट डाउन नहीं करना, क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों को एक स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट पूरा कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, एक स्टेटमेंट वाइज बनाकर आप लिख लो एंड उसके बाद फिर जो टेस्ट सीरीज आपने दी उसकी एनालिसिस के टाइम पे ये चीज़ करना है। एंड उसके बाद फिर आप देखोगे कि जो भी मतलब वही आपकी शॉर्ट नोट्स है एक्चुअली। अगर शॉर्ट नोट्स सर बनाया जाता है, जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं रहते हैं उनको रिव्यू करने के लिए, उनको जल्दी से याद करने के लिए। तो आप बच्चे करते क्या है अक्सर कि जो क्वेश्चन उनसे बन जा रहे हैं उसको शॉर्ट नोट्स में लिख दे रहे हैं, जो फॉर्मूला उनके दिमाग में है वो उसको शॉर्ट नोट्स में लिख दे रहे हैं, तो ये टाइम वेस्ट है एक्चुअली। तो ये चीज़ नहीं करना, जो आपके दिमाग में नहीं रहता है उसे लिखो एंड उसे ही बार बार रिवाइज करो। अगर वो चीज़ आपके दिमाग में चला गया तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट सीरीज़ में नंबर इंप्रूव हो रहा है, मॉक टेस्ट में इंप्रूव हो रहा है, PYQ के क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहे हैं उसको एलिमिनेशन मेथड से आप बना दे रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सर रितेश, यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ, बच्चों के पास अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे RRB JEE अभी 2025 वाले का प्री होना है, 26 वाले का भी अगले साल हो जाएगा।
SSC JEE के डबल अपॉर्चुनिटी है और BTSC UPSC इस तरीके की वैकेंसी, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मैं करूं तो एक्चुअली करूं का। जैसे CBT2 अभी आपका मार्च में हो जाएगा, फरवरी या मार्च में, ओके, और इसी ड्यूरेशन पे आपका RRB JEE CBT1 है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा है कि बच्चों को किधर जाना चाहिए, CBT2 के लिए जाना चाहिए कि RRB CBT1 के लिए जाना चाहिए? सर तो ऐसे में दो बच्चों का क्राउड है। एक ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो उनको तो मैं यही बोलूँगा कि भाई आप टेक्निकल पढ़ो, टेक्निकल पहले कंप्लीट करो, उसके बाद नॉन टेक्निकल के लिए जाओ। नॉन टेक्निकल ज़्यादा समय नहीं लेती एंड नॉन टेक्निकल लोग भूलते भी ज़्यादा जल्दी हैं, तो नॉन टेक्निकल बाद में आप कंप्लीट करना एग्ज़ाम से पहले आप टेक्निकल कंप्लीट करो। अरे सबका कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, चाहे जो भी एग्जाम दीजिए आप, सबका कॉन्सेप्ट सेम है। और अगर आप एक बार टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और जो सेकंड बच्चे हैं जो जिनकी तैयारी मतलब टेक्निकल वो पढ़ लिए हैं, सारा कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस, एंड वैसे बच्चों को मैं ये सलाह दूंगा कि जो भी एग्ज़ाम आपके नज़दीक में है उस एग्ज़ाम को टारगेट करो, उसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न निकालो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जो भी वेटेज है क्वेश्चन के हिसाब से उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करो, उस एग्ज़ाम को टारगेट करके प्रिपेयर करो। उसके बाद फिर वैकेंसी वगैरह भी देखते रहो आपकी कौन से एग्ज़ाम में कितनी वैकेंसी है, क्योंकि कम वैकेंसी रहेगी तो हो सकता है उसमें चांसेस कम हो सिलेक्शन के एंड आप डिमोरलाइज्ड हो जाओगे उसकी तैयारी करने जाओगे। तो वैकेंसी भी देखकर आप तैयारी करो। और अभी तो सर ने बताया कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है, रेलवे है, BTSC JEE है, उसके बाद SSC है। सो आई एम श्योर कि ये आपको हेल्प किया। अच्छा रितेश, आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे कि आपकी जर्नी में ये पूरी जर्नी आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? सर पूरी जर्नी के लिए जो मेरे आसपास के लोग रहे, जैसे मेरे फ्रेंड्स, उनको एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। आप नाम भी ले सकते हैं। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है सर वो मेरे फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता। क्योंकि मैं जब दीदी का सपोर्ट था, भैया का सपोर्ट था, मम्मी का सपोर्ट था, पापा का सपोर्ट था, तो मतलब उनके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। एंड दोस्त जो होते हैं वो एक एज अ कैटलिस्ट के तौर पे मतलब वर्क करते हैं। मतलब वो जो सूडो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं वो कि नहीं भाई तू तो कर लेगा, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो और दोस्त तो बहुत सारे हैं, मैं किनका नाम लूँ कुछ नाराज़ भी हो जाएंगे अगर उनका नाम भूल गया मैं लेना तो ऐसा है। तो इस जर्नी में इंजीनियर अड्डा आपकी कितनी हेल्प किया? सर इंजीनियर्स अड्डा में प्रशांत धवन सर हैं, उनकी जो मतलब GS की जो पोर्शन आती है उससे मैं देखता हूँ रेगुलर। उसके बाद फिर नॉन टेक्निकल पोर्शन में मतलब अड्डा ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया एंड मैं इसकी वीडियो भी देखता था नॉन टेक्निकल वाले में। ओके तो एक चीज़ फाइनली, आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश आपका। और मेरे दोस्तों, आपने बहुत कुछ सीखा कि रितेश ने क्या क्या फॉलो किया, जिससे जॉब के रहते ही 2022 में सिलेक्शन हो गया, फिर 2024 में अगेन हुआ और एक अच्छी रैंक बनकर आई यहाँ पर। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सारे रूल्स को फॉलो करिए और 2025 और 2026 में एक बेहतरीन रैंक हासिल करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।